हेलो गाइस, दिस इज़ भुवनेश चंद्र माथुर। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, क्लास 9th। कुछ मूलभूत अधिकारों की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए ये चीज़ें। महिला जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की कि आज़ादी के कई वर्षों बाद महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। लगभग अगर गणित देखें तो 150 साल निकल गए, उसके बाद समस्त फ्रांस में नारी जाति को वोट डालने का अधिकार मिला। इसीलिए ये लिखा गया मूलभूत अधिकार, है ना। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष और महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। कौन कौन सा अधिकार है महिला पुरुष के? स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। जब जब भी हम ये ऐसी बातें चर्चा करते हैं, हमें ऐसा लगता है हमारे संविधान यानी भारत के संविधान के कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। जी, आपकी फीलिंग बिल्कुल सही है। हमने इन विचारों से बहुत कुछ लिया है। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुषों और महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ भी नहीं है। हम कौन है? संप्रभु हैं। हमारे ऊपर अब किसी की सत्ता काबिज नहीं रही, आजाद है, टोटल फ्रीडम है। कानून में सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होगा। सभी महिलाएं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यानी इस बात में ये बात है कि मैंने मेरे चुने हुए प्रतिनिधि भेज दिए, वो मेरे लिए मेरे बिहाफ पर विधि का निर्माण करेंगे। रूल्स का, कानून का पालन करवाने वाली एक एजेंसी अलग होगी। विधि के निर्माण में मेरे द्वारा चुने हुए प्रत्येक वोटर के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ये कार्य करेंगे। कौन सा कार्य? विधि निर्माण का कार्य। और सभी के लिए समान होगा। हम सब कानून के समान, कानून के सामने कैसे होंगे? समान होंगे। ना छोटा ना बड़ा, ना अमीर ना गरीब। हम इसी से तो तंग थे फ्रांस में। और दिक्कत क्या थी, है ना? तो सभी क्या कहते हैं, सभी महिला पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। भाई वो बात है ना, आज जो एग्जाम में पास होता है, मेरिट बनती है, सरकारी नौकरी पाता है, पोस्ट मिली, 18 वर्ष से ऊपर के सबको हम वोट डालने का अधिकार है, मत का अधिकार है, वोट डालने का है। संपत्ति का कानूनन अधिकार है प्रॉपर्टी। अगर ये हम क्लियर कर गए, ये सब चीजें अपने अगर आ गई हमें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओलंपिक घूस के घोषणा पत्र में उल्लिखित कुछ मूलभूत अधिकार कौन कौन से हैं? सेफ्टी है, यस। सिक्योरिटी कह लेते हैं, चलो सिक्योरिटी। ऑल आर इक्वल, यस। कानून के सामने हम सब बराबर हैं, इक्वल हैं। तो समझने की बात है बस, कोई भी महिला अपवाद नहीं है। वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार, नजरबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिला भी इस कठोर कानून का पालन करें। क्योंकि अगर इस सारे में 4 पॉइंट तक महिला पुरुष बराबर है, तो फिर 5वें में भी ये कहा गया है, अगर कोई महिला से अपराध हो जाता है तो विधि सम्मत प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। अपराध घोषित हो जाता है ना, सिद्ध हो जाता है, तो क्या क्या होगा भाई? गिरफ्तार होंगी महिला है तो भी नजरबंद होंगी। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। अगर पुरुषों के लिए 1 2 3 4 कठोर है, तो महिलाओं के लिए भी कठोर है।
हम कानून की नज़र में सब बराबर है, समान है। व्यक्तिगत रूप से हमने क्या चुना हुआ है? विधि निर्माण के लिए विधि का निर्माण हुआ है। संप्रभुता, फ्रीडम, स्वतंत्र लिख देता हूं ताकि आपको और याद रहे। अगर कुछ मुझसे हिंदी लिखने में गलती होती है कृपया मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तीसरा, समग्र, टोटल फ्रीडम की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? ओलंपिक गूस के बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेरी नज़र में ये एग्ज़ाम के हिसाब से और जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अपनी बुक के साथ इसको ज़रूर देखें तो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। सन 1793 में जैकोबिन, याद आया, राजनीतिक शोमेट ने नदियां आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया। उस समय की बात है। सोच अपनी अपनी है। क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? पहला क्वेश्चन। क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं। ठीक है, हो सकता है आपकी बात सही, ठीक है। प्रकृति ने पुरुष से कहा, पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य, यह तुम्हारा साम्राज्य है, यानी ये आपका एरिया है। पुरुष वर्ग इसमें काम करे, महिला वर्ग इस क्षेत्र में काम करे। प्रकृति ने महिला से क्या कहा? स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व, यही तुम्हारे काम है, ठीक है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? हो सकता है ये धार्मिक विचारधारा से प्रेरित हो उस समय की, हम नहीं कह सकते, लेकिन ये तो समझ सकते हैं सन 1793 जैकोबिन राजनीतिक शौमित ने इन आधारों पे कि महिला की कौन सी जवाबदारी, जिम्मेवारी ज्यादा है? घरेलू, है ना। पुरुष की कहाँ की है? बाहर के काम करेंगे पुरुष, शिकार, कृषि, राजनीतिक कार्य, बल के काम जिनमें मेहनत लगती है। और क्या कहा? महिला की जिम्मेवारी मातृत्व के सुखद दायित्व के लिए रखी है ज्यादा। इसको भी आप एक लाइन खींच सकते हैं समझने के लिए। घरेलू कार्य करें महिलाएं, पुरुष बाहर की जिम्मेवारी, प्रकृति से और का है कि आप ये काम में रहें, सुखद दायित्व है मातृत्व, उसका सुख उठाएं। तो इस तरह से आपका सहयोग अपेक्षणीय है। ये उस समय की एक हमको लिखित मिलता है। आगे चलते हैं। बेकरी की दुकान पर कतार में महिलाएं, हमने वीडियोस में देखा है पहले किस तरह से परेशानी होती थी, क्योंकि यहाँ पर बेकरी होती थी। अब बेकरी में क्या, ब्रेड मिलती है बड़ी वाली, लोफ, उसको LOAF कहते हैं, लोफ। तो उसके लिए आपको याद है छीना झपटी भी हुई ब्रेड के लिए। ब्रेड इनके बनी बनाई मिलती थी, तो लड़ाई झगड़े हो गए, लाइन लग गई, क्योंकि छोटे तो बच्चे, उधर घर पे बुजुर्ग, पुरुष काम पर चले गए, तो महिलाओं की लाइन लगी। और लाइन लग गई तो थोड़ा तो देखो आप समझ ही सकते हो, लड़ाई झगड़ा धक्का मुक्की लाजमी सी बात है। आगे चलिए। दास प्रथा का उन्मूलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट देता हूँ। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गॉडेलप और सेंट डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी, कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। ये 3 लोग थे, ये काम करते थे। क्या क्या? तंबाकू कहाँ काम आएगी, यानी सिगरेट में, बीड़ी में। नील कपड़ों में काम आती है। 4 बूंदों वाला आता है, याद है। शक्कर और कॉफ़ी ये उगाओ। शक्कर किससे होगी? गन्ने से। कॉफ़ी होगी प्लांटेशन में, नील होगी खेतों में, तंबाकू भी खेतों में होगा। तो वो पहले तो उगवाओ किसानों से, फिर वो बन के आएगी और आपके यहाँ यूरोप में बिकेगी महंगे भावों पे। आपको मालूम ही है यहाँ तक की स्टोरी। जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे, सप्लायर थे।
कौन लोग? ये 3 1 2 3 जने। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागवानों में श्रम की कमी। अच्छा, यूरोपियंस भी कोई बहुत दूर दूर जाने में इतने इच्छुक नहीं थे कि यहाँ रह रहे हैं आराम से। अब क्या होगा? कामगार यानी मजदूरों की दिक्कत। उत्पादन तो करना पड़ेगा आपको, खेती बाड़, खेत पर तो जाना पड़ेगा, मजदूरों की कमी थी। इसको कैसे पूरा करेंगे? बहुत सरल है। इसको कैसे पूरा करेंगे? जब यूरोप के लोग तो कहीं जाना नहीं चाह रहे, कम जाना चाहते हैं, तो क्या किया जाए? देखिए, इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। मिल गया जवाब आपको। ये कमी कहाँ से पूरी हुई? यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच में खरीदना बेचना शुरू हो गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ठीक है। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे व नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहां ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। ऐसे मतलब सेल परचेज होती थी, जैसे आज पेन या नोटबुक या मोबाइल हम लोग खरीदते हैं, कितने का है दिखाओ, ऐसे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्र यात्रा के लिए जहाजों में ठूंस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। तो ये देखिए, मैंने अंडरलाइन किया है किस तरह की परिस्थितियां थी, क्यों क्रांतियों ने जन्म लिया, क्यों जनमानस को तंग किया गया, क्यों आबादी को तंग किया गया। दास प्रथा कहाँ से चल रही है जरा देखिए, आपके सामने है। आदमी औरत खरीदारी होती थी, माँ से बच्चे बिछड़ जाते थे, मतलब पति अलग पत्नी अलग बिक गई तो वो गए, बच्चे अनाथ हो गए। कई जगह पे बच्चों को रोता बिलखता छोड़ दिया गया मरने के लिए। तो ये हमारी कहानी है। भाई बहन, बूढ़े माँ बाप गए तो गए। इस तरह से ये दास प्रथा चल रही थी। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में अब क्या आ गया? अब तो इनको मिलने लग गई क्या क्या, जो भी इनको चाहिए संभव हो गया। अब तो मिल गए दास आपको। बोर्डे और नान्टे जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के बड़े बड़े केंद्र बन गए। खूब लोग, आदमी चाहिए आदमी, औरत चाहिए औरत, जो चाहिए आपको, जो जैसी उम्र का आपको मिलेगा, वहां पे मार्केट लगा हुआ है। 18वीं शताब्दी में फ्रांस प्रथा, दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई, क्योंकि कमाई का जरिया है। सस्ते मजदूर मिल गए आपको, मारो पीटो और काम कराओ। ठीक है। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं। अब ये बहस हो गई नेशनल असेंबली में, वहां के सदन में, कि ये दास प्रथा जो चल रही है इसको जारी रखा जाए, क्या करें आखिर। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध करेंगे तो कि भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। भाई पैसे वाले का दबदबा है सदन में, उसके खिलाफ आप जो दास का वो काम कर रहा है, खरीदना बेचना, वो कैसे रुकवा देंगे? और फ्री के मजदूर मिल रहे हैं, 2 दिन में 3 दिन में कभी एक बार खाना दे दिया, मारो पीटो और काम कराओ। लेकिन अतः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। लेकिन जितने साल चले, महिला, पुरुष, बालक, बालिकाएं, उनके परिवार बिछड़ गए। माँ को अलग खरीदा जाता, बच्चों को अलग कर दिया जाता, रोती रहे तो रोती रहे। इस तरह का ये माहौल था। ये मैंने आपके सामने सारा डिस्कस किया है, अंडरलाइन किया है। तो कई अंग्रेज इसमें लिप्त थे, अमानवीय कृत्य है, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। दुख की बात, 10 साल बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की
आज़ादी मिल गई, बनाओ, अंडरलाइन कीजिए। अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की वापस से फ्रीडम मिल गई, बनाओ, खरीदो, बेचो। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ। मतलब कहना नहीं होगा कि 60-70 साल ऐसा कोई स्पष्ट कानून नहीं आया फ्रांस में कि जो इनको दास प्रथा को रोके। तो ये हमारा कौन सी स्लाइड हो गई, दास प्रथा की चर्चा। आज के युग में सुनकर भी ये अच्छा नहीं लग रहा, पर कहीं ना कहीं आज भी हमको ये प्रथा मिल ही जाती है। अगर हम घरेलू नौकर की बात करें, डोमेस्टिक सर्वेंट, कई बार फैक्ट्रीज में भी देखने को हो जाता है। हालांकि नजरिया अब बदल गया है, लेकिन देखिए आपके सामने अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की जो प्रथा थी उसको आज़ादी मिल गई। कानून का कोई हस्तक्षेप नहीं है, आप तो काम करवाओ, गन्ना उगवाओ, गेहूं लगवाओ, कॉफ़ी, तंबाकू, नील और बेचो, मजे करो। चलिए आगे चलते हैं। क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों का बदल सकती है? 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन देखे गए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। ठीक है, बहुत सरल बात है। बैस्टिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया हुआ था, सेंसरशिप की समाप्ति। बहुत बड़ी बात है कि जो हमने बात की थी कि अखबार में बिना सरकार की मर्जी के कुछ नहीं छाप सकते, वो अब क्षण आ गया। सेंसरशिप समाप्त हो गई 1789 में। इसमें बहुत बड़ी बात है ये। आगे देखते हैं। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित और सांस्कृतिक गतिविधियों, कौन कौन सी, किताब, अखबार, नाटक, ड्रामा, ये है ना, को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नैतिक अधिकार घोषित कर दिया कि अब आप छापो। अब क्या हो गया, आपके अधिकार हैं, भाषण दो, अखबार निकालो, अभिव्यक्त करो अपने आप को। एक नेचुरल अधिकार हो गया। लोग आज़ाद हो गए, आराम से बोलिए, जो कहना चाहते हैं कहिए, कागज़ चिपकाइए, बोर्ड लगाइए, है ना, नोटिस बोर्ड लगाइए, चर्चा कीजिए, अब कोई रोक टोक नहीं होगी। क्या हुआ आगे? परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अब क्या हुआ, अखबार, पर्रियों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई। अब ये तो गांवों देहात तक भी पहुंचने लग गई। ये विचार हैं, बेसिकली क्या होता है, कुछ भी कागज लिखा हुआ है तो वो विचार हैं, विचार फैल गए। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का लेखा जोखा है, उन पर टिप्पणी होती थी। जो भी घटना हुई, अरे वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ये हो गया, उसको कचहरी ने ये सजा सुनाई है, उसको ये हुआ है, उसको फांसी दी गई है, उसको जेल हुई है। देशभक्त कसरती दाब मशीन, जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जा सकता था, अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया 1790 का यह चित्र न्याय के विचार को व्यवहार में बदलना चाहता है। किसी का मोटापा कम हो सकता है क्या? कॉमन सेंस की बात है, मोटा कौन होगा? सोचिए, ऐसा विचार आया ही क्यों? कौन होगा? मजदूर ऐसा मोटा मिलेगा आपको या व्यापारी मिलेगा? सोचिएगा इस चीज को। प्रेस की स्वतंत्रता की बात की जाए, प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रेस का मतलब ही क्या है? जो अखबार मैंने पढ़ा, मैंने अपने मन के विचार उस पर आपको बोल दिए, कह दिए। प्रिंट माध्यम का उपयोग, प्रिंट यानी पत्र पत्रिका, ऐसे पोस्टर चिपकाना करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश। अब आज भी होता है तो। और क्या क्या हो सकता है? नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूसों में
असंख्य लोग आने जाने लग गए। स्वतंत्रता और न्याय देखिए के बारे में राजनीतिज्ञों में दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का ये लोकप्रिय तरीका हो गया, क्योंकि किताबें को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए संभव था। जो थोड़े कम भी पढ़े लिखे हैं तो उनको विचारधारा फैल गई, चर्चाएं शुरू हो गई, डिस्कशंस, डिबेट हम कहते हैं ना, उत्सव, जुलूस, ये सब शुरू हो गया, नाटक होने लग गए, संगीत, तो ये तो हर आदमी समझ जाएगा। शिक्षित अशिक्षित का फर्क क्या खत्म हो गया। तो मैं वापस बोलूँगा, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है ना। जो भी हमने देखा, विरोधी भी विचार व्यक्त कर सकते हैं, स्वतंत्रता मिल गई है, अखबार चल पड़े, नाटक हो रहे हैं, संगीतों के उत्सव हो रहे हैं, है ना, ये सब हो रहा है यहाँ पे, और स्वतंत्रता है, न्याय की बातें होने लग गई, राजनीतिज्ञों दार्शनिकों के विचार फैलने लग गए। ठीक है, शिक्षितों के लिए संभव था, लेकिन अशिक्षित भी सुन तो सकते हैं, ये सब यहाँ होने लग गया। सो विद दिस आई टेक योर लीव, थैंक यू। आगे वाले वीडियो में आगे की बात करेंगे, इनको आप देखिए, वीडियो देखिए बार बार अपनी बुक के साथ इसको, और जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको आप जरूर अंडरलाइन करें, अपने पास रखें और बार बार उसको पढ़ें भी और वीडियो भी देखें। गुड लक, थैंक यू।